डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमपी बोर्ड क्लास 8 साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 सेट नंबर 3। देखिए, सेट नंबर 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश की वीडियो की बात करूं, इंग्लिश के मॉडल पेपर का, उसको भी मैंने अपलोड किया है। एसएसटी के मॉडल पेपर वो भी अपलोड किया हूं। हिंदी के मॉडल पेपर आपके लिए मैं जल्द ही लेके आने वाला हूं, और साथ ही प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं सारे के सारे पेपर मैंने आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल पेपर हैं 2025 के, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो वो सारे पेपर मैंने आपके लिए अपलोड किया है, एग्जैक्टली पेपर के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप उन वीडियो को देख के अपने एग्जाम की प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि साइंस का मॉडल सेट 3 लेके आइए, तो यहाँ पे सेट नंबर 3 मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। और कल ही जैसे ही होगा तो मैं आपके लिए क्या लेके आऊँगा, कल आपके लिए हिंदी का पेपर लेके आऊँगा। ठीक है, तो हिंदी का मॉडल पेपर आपके लिए ले आऊँगा जिसमें आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, हमारा एग्जाम जो होता है 60 मार्क्स का होता है बेसिकली। तो 60 मार्क्स में से अगर हमको कितने मार्क्स मिले तो हमारा पासिंग मार्क्स होता है, तो 20 मार्क्स हमारा पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है ना। 60 मार्क्स में से 5 मार्क्स आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स आपका फिल इन द ब्लैंक होता है, 12 मार्क्स वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, 18 मार्क्स आपका लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, और 20 मार्क्स आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो वो 5 पूछे जाते हैं। अगर फिल इन द ब्लैंक की बात की जाए वो भी 5 पूछे जाते हैं। अगर हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करें तो 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन बिलोंग टू 2 मार्क्स के। अगर हम बात करें 18 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। और अगर मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करूं जो 20 मार्क्स के आते हैं, तो ये हमारे 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको सबको आप जब ऐड करेंगे तो आपका कितने मार्क्स हो जाएंगे टोटल, ये आपके टोटल मार्क्स कितने बना देंगे, ये आपके बना देंगे 60 मार्क्स। ठीक है, और जो आपको टाइम मिलता है बच्चों वो कितना मिलता है, तो आपको टाइम मिलता है 2 आवर 30 मिनट। 2 आवर 30 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 2 आवर 30 मिनट में जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बच्चों वो होते हैं 26। कितने क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि आपके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और ये सारे के सारे जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले हमारा जो सेक्शन होता है यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए जो हमारा होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 1 to 5 जो क्वेश्चन होते हैं। और टोटली आपको कितने मार्क्स देके जाते हैं, 5 मार्क्स देके जाते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। जो सारे के सारे 1 क्वेश्चन होते हैं वो क्या करते हैं कि 1 मार्क्स आपको कैरी करता है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए नंबर 1 देखिए, द टाइम पीरियड फॉर द ग्रोइंग बीट ग्राम एंड द पीस क्रॉप इज। इसका हिंदी मीनिंग निकल के क्या आएगा, गेहूं चना और मटर की फसल उगाने का समय क्या होता है। ठीक है, तो ये राइट टाइम इसका क्या हो जाएगा, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो टाइम होता है उस टाइम पे सारी की सारी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर टू मार्च। बी नंबर आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में अभी आपका लिखा हुआ है कि अक्टूबर से मार्च में गेहूं चना और मटर की रबी फसलें जो सर्दियों में उगाई जाती हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से आपको देखना है, 2 तरीके की फसलें होती हैं, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। एक खरीफ फसलें होती हैं, एक रबी की फसलें होती हैं। खरीफ फसलें उन्हें कहते हैं जो बरसात में बोई जाती हैं, बारिश के समय पे। और जो आपकी रबी की फसलें होती हैं, जैसे बरसात खत्म होती है, आपकी खरीफ की फसलें निकलती हैं, उसके जस्ट बाद जैसे आपका ये मान लीजिए जैसे ही आपका विंटर का मौसम स्टार्ट होने लगता है उस टाइम पे बोया जाता है। और उसका प्रोडक्शन कब मिलता है, जैसे ही आपका गर्मी स्टार्ट होने वाला होता है, विंटर खत्म होता है, उसी टाइम पे आपका प्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वॉट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट क्या होता है। तो इसका पहले हिंदी हम देख लेते हैं कि मतलब मोमबत्ती की जो जलने वाली जगह होती है उसका सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। तो आउटर रीजन होता है, मिडिल रीजन होता है, इनर रीजन होता है, नन ऑफ द अबव। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आउटर रीजन होता है। यहाँ पे उसका वो भी लिखा हुआ है कि रीजन क्या होता है। ठीक है ना, तो आउटर रीजन होता है बिकॉज क्या होता है, कंप्लीट कंबंशन अकर्स देयर। ठीक है ना,
तो कुछ क्या होता है, पूरी तरीके से जो कंबंशन होता है वहाँ पे होता है, मतलब बाहरी भाग होता है, क्योंकि वहाँ पे पूर्ण दहन होता है। कंबंशन का मतलब होता है यहाँ पे दहन की प्रक्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको दहन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वॉट विल हैपन इफ द फॉरेस्ट डिसअपियर, क्या होगा अगर फॉरेस्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। सो द अमाउंट ऑफ CO2 विल इंक्रीज इन द एयर, जो अमाउंट है CO2 का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी किस पे, एयर पे। ठीक है, जिससे लाइफ हमारी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं, टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, वेयर इज द लाइटनिंग कंडक्टर केप्ट। ठीक है ना, अब देखिए वो ये बोल रहा है, आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, भवन की आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगाई जाती है। ठीक है ना, ये इसका एग्जैक्ट हिंदी डबिंग होता है। तो अगर हम बात करें, इसका राइट नंबर ए हो जाएगा, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कहाँ पे, एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, राइट आंसर है, भवन के शीर्ष पर। कहाँ पे लगाया जाता है, भवन के शीर्ष पर लगाया जाता है। ठीक है, नंबर 5 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड बाय, जो अर्थक्वेक है वो किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिक्टर स्केल। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बी नंबर आपका जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिक्टर स्केल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्यों रिप्रेजेंट, आपको जैसे पूछ देखते हैं कि ये बताया जाता है कि अर्थ कितने पॉइंट कितने समथिंग आया है, तो वो किससे मापा जाता है, रिक्टर स्केल से ही मापा जाता है। इसका हिंदी भी यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हमारा सेक्शन ए खत्म होता है, सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। जो सेक्शन बी है बच्चों, वो 6 to 10 होता है, आपको इसको ध्यान रखना है। और ये सारे सारे ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, जो सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, 1 मार्क्स को कैरी करते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ग्राउंड नट इज अ डैश क्रॉप, जो ग्राउंड नट होती है वो क्या होती है, डैश क्रॉप होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खरीफ की क्रॉप हो जाएगी। हिंदी में आपको खरीफ की फसल लिखते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोल प्रोड्यूस द मेनली डैश गैस व्हेन बर्न, कोल जब जलता है तो उसमें मेनली कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर इज, जो बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आग बुझाने के लिए जो सबसे जब बेहतरीन एक्सटिंग्विशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें गैस भरी होती है। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सेम चीज ही होती है। ठीक है, 9 नंबर को देखते हैं, द सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड, ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में बोलते हैं विद्युत का कुचालक। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश अकर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस डीप विथ इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है ना, तो अगर अर्थ के क्रस्ट में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस हो जाता है, आप ये समझिए कि भूपर्पटी के भीतर गहराई में किसी का तरीके का डिस्टर्बेंस आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में भूकंप भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से हमारा जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ये खत्म, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक वो खत्म हो चुका है, और सेक्शन सी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जो 11 से 16 पूछा जाएगा आपका, जो कि क्या होता है आपका सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको आंसर द फॉलोइंग करना है। और देखिए, ईच क्वेश्चन कैरीज द 2 मार्क्स, जो ईच क्वेश्चन होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के। ऐसे आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 2 जा मतलब 12 मार्क्स आपको ईजिली दे के चले जाएंगे, बहुत ही ईजी होते हैं ये। ठीक है, चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई आर द अर्थ बॉम्ब्स एंड माइक्रोब्स कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स। देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, मिट्टी में रहने वाले केचुए और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। तो आप इसका आंसर देख लीजिए, अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स improve the soil fertility and by decomposing the organic matter and losing the soil and increase the nutrition which help the crops to grow better। ठीक है ना, अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, केचुआ और सूक्ष्म जीव जैव पदार्थों को सड़ाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाकर तथा पोषक तत्व बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर तरीके से इसका आंसर लर्न कर लेना है। 1 बाय 1 में सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन एयर वाटर एंड सॉयल एग्जॉस्टेड बाई
द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा, क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, द एक्सेसिव पोल्यूशन एंड द ओवर यूज बाय द ह्यूमन कैन डिग्रेड द एग्जॉस्ट एयर एंड वाटर एंड द सॉइल रिसोर्सेज। का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा, हाँ, मानव गतिविधियों के प्रदूषण और अत्यधिक उपयोग के कारण वायु, जल और मिट्टी क्षीण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसको हमको बताना है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम द जाइगोट। ठीक है, अब इसका हिंदी मीनिंग देखिए, निषेचन नर और मादा जनन की कोशिकाओं के मिलन की प्रक्रिया है जिससे युग्मज बनता है। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई डू द मोस्ट यंग पीपल गेट पिंपल एंड एक्ने ऑन देयर फेस ड्यूरिंग द एडोलसेंस। मतलब क्या बोल रहा है, इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा, किशोरावस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे क्यों निकल आते हैं। ठीक है, तो हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस इंक्रीज ऑयल सिक्रेशन ब्लॉकिंग पोर एंड द कॉजिंग पिंपल्स एंड एक्ने। ठीक है, अब देखिए किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन से तेल ग्रंथियां अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं जिससे मुहासे होते हैं। ठीक है, अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ठीक है, आंसर देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दबाव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कैन यू एक्सप्लेन बाय द फॉसिल स्पिरिट्स रिपेल ईच अदर इन द इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब आपको इसका हिंदी मीनिंग जान लेना चाहिए, क्या आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो विद्युतदर्शी में पन्नी की पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों करती हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसका आंसर देखिए, बोथ स्ट्रिप गेट द सेम काइंड ऑफ चेंज सो दे रिपेल ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्शन। ठीक है, दोनों पट्टियां पर समान आवेश आ जाने से वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन हमारा डी स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन डी का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन थे वो कौन से क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और ये ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ईच क्वेश्चन क्या कैरी करता है, 3 मार्क्स को कैरी करता है। ठीक है, अब इसका आंसर पहला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाई मोर केयर इज रिक्वायर्ड इन स्टोरिंग कैरोसिन देन द पेट्रोल इवन थ्रू द बोथ्स आर फ्यूल। मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा कि अगर हम बात करें कि कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल को भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है, क्योंकि दोनों ही ईंधन है, ऐसा वो पूछ रहा है। तो आपको बताना है, अगर केरोसिन पेट्रोल से हमको यहाँ पे दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन पेट्रोल से रिलेटेड है, कि मतलब अगर हमको केरोसिन को ज़्यादा सेव करके रखना पड़ता है, यहाँ पेट्रोल की जगह आपको क्या होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में सॉरी गाइज, ये क्वेश्चन में आपका पेट्रोल की जगह कोल होना चाहिए, COAL। ठीक है, आपका कोल होना चाहिए। ये गलती से यहाँ पे क्या हो गया है, पेट्रोल लिख गया है PDF को लिखते समय। तो मतलब इसका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि केरोसिन को ज़्यादा सुरक्षा से क्यों रखा जाता है कंपेयर देन कोल से। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, केरोसिन कैचेज फायर लेस इजली देन कोल बट इम्प्रॉपर स्टोरेज कैन स्टिल कॉज द फायर हैजार्ड pollutions and the health risk, so the careful storage is essential। ठीक है, केरोसिन जो है वो कोल से कम ज्वलनशील है, फिर भी कम ज्वलनशील होता है, लेकिन गलत भंडारण और प्रदूषण से उसमें क्या होता है, स्वास्थ्य में जोखिम हो सकता है और उसमें आग लग सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इसको आप बुक से पढ़ने की ट्राई करिएगा, बाकी इसको आंसर्स को मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18, वाई शुड बी शेप द पेपर। हम पेपर को हमें क्यों शेप करना चाहिए, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्शन बाय विच वी कैन शेप द पेपर। ठीक है ना, अब इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए कि हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों को उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए, सेविंग पेपर सेव ट्री एनर्जी एंड वाटर यूजिंग बोथ साइड, रिसाइकलिंग पेपर एंड रिड्यूसिंग द अननेसेसरी प्रिंटिंग हेल्प टू कंजर्व द पेपर। अब हिंदी में देखिए इसको, कागज बचाने से पेड़, ऊर्जा और पानी बचते हैं। दोनों ओर लिखना, पुनः चक्रण और अनावश्यक छपाई का काम करना सहायक है। ठीक है ना, मतलब अनावश्यक छपाई का काम करना सहायक, कम करना सहायक है। मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग होती रहती है और पेपर को खराब करते रहते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, देखिए 19 नंबर देखिए, व्हाट इज मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक क्या है, नेम द डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। अब आपको क्या बताना है, मेटामॉर्फिक क्या है और डिफरेंट स्टेजेस बताने हैं जो आपके किसके होते हैं, फ्रॉग के। तो मेटामॉर्फिक्स इज एंड ड्रास्टिक चेंज इन द बॉडी फॉर्म्स। फ्रॉग लाइफ साइकिल स्टेज आर एग्स, टैडपोल, फ्रॉगलेट एंड द एडल्ट फ्रॉग। मतलब 3 स्टेजेस में जो होते हैं ये इनके नाम है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्यांतरण शरीर का एक बड़ा परिवर्तन है। मेढक के जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो पहले अंडा होता है, फिर टैडपोल होता है, फिर फ्रॉगलेट होता है, फिर वयस्क होता है। वो 4 स्टेजेस में बना होता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, What is the impact of drug abuse on the health in adolescence। ठीक है, अब देखिए मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि देखिए इसको मैं आपको बता दे, किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन से स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसको, ड्रग एब्यूज हार्म्स द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कॉज द एडिक्शंस, वीकनेस, इम्यूनिटी एंड अफेक्ट स्टडीज एंड सोशल ड्यूरिंग द एडोलसेंस, सोशल लाइफ ड्यूरिंग द एडोलसेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, नशीली दवाओं का सेवन शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और लत तथा सामाजिक समस्याएं पैदा करता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 क्या बोल रहा है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ आ कंटेनर्स प्रूव इट्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, water coming out of the holes in a container shows that the liquid pushes sideways, proving that the liquid extract pressure on the container's wall। अब इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए, पात्र में छेद से पानी बाहर निकलना दर्शाता है कि द्रव की दीवारों में पार्श्व दबाव डालते हैं। ठीक है, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आप एग्जैक्टली आपको यही है जो आंसर्स मैं बता रहा हूँ, इस तरीके के आपको आंसर लिखने हैं अगर इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इज इट इज सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर, एक्सप्लेन। अब इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है, उसको आपको बताना है। ठीक है, अब चलिए इसका आंसर देखिए, नो द वाटर कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक, सो आउटडोर इलेक्ट्रिशियंस रिपेयर ड्यूरिंग द हैवी रेन्स आर अनसेफ। नहीं, पानी विद्युत का सुचालक है, इसलिए बारिश के में बाहर विद्युत की मरम्मत करना खतरनाक है। जब बारिश हो रही हो तो क्या करते हैं कि पानी उसकी मतलब वायरों की मरम्मत नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न क्या हो जाता है कि वो आपको शॉक लग सकता है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपका लिखा है ईच क्वेश्चन कैरीज द 5 मार्क्स। तो पहला देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं, गिव 3 एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल देने हैं आपको। Communicable diseases are illness that spread from an infected person to the healthy person, ठीक है, through the air, water, food और contact। देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल इंक्लूड द ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड कोलरा। These disease can be controlled by the hygiene, वैक्सीनेशन एंड क्लीन सराउंडिंग। ठीक है, अब इसका हिंदी मीनिंग देखिए, चलिए संक्रमण रोग वे रोग हैं जो वायु, जल, भोजन के संपर्क या एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संक्रमण रोग वो रोग हैं जो वायु, जल, भोजन तथा संपर्क में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, ये सारी की सारी जो आपकी कोलेरा हो गया, जो आपकी बीमारी हैं,
ये फैलती हैं, ठीक है ना। स्वच्छता और टीकाकरण से इन्हें रोका जा सकता है, ठीक है। बस आपको इतना आंसर लिखना है, 5 मार्क्स आपके मिल गए, ठीक है। देखिए, इफ द फ्रिक्शन ऑन द अर्थ सडनली इंड्स, अगर फ्रिक्शन अर्थ से सडनली तरीके से गायब हो जाता है, हाउ विल अवर डेली लाइफ विल अफेक्टेड, तो हमारा जो डेली लाइफ का जीवन है वो किस तरीके से अफेक्टेड होगा, ठीक है। मतलब एकाएक अगर पृथ्वी से घटसट समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन किस तरीके से प्रभावित होगा, ये वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, विदाउट फ्रिक्शन वॉकिंग, राइटिंग, ड्राइविंग वुड बी इम्पॉसिबल, ऑब्जेक्ट्स वुड कीप मूविंग, vehicles could not stop, and we could not hold the things, daily life would become extremely difficult and unsafe without friction। अब इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए क्या बोल रहा है। यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो चलना, लिखना और वाहन रोकना संभव हो जाएगा, वस्तुएं फिसलती रहेंगी और दैनिक जीवन असुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। How is sound produced and how is it heard by our ear? ठीक है, अब इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए क्या बोल रहा है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और ये हमारे कानों तक कैसे सुनी जाती है, लिखना है आपको। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, दीज वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू द मीडियम एज द साउंड वेव्स, द ईयर रिसीव द वेव्स एंड ईयर ड्रम वाइब्रेट एंड द ब्रेन इंटरप्ट्स देम एज अ साउंड। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग देखिए, ध्वनि कंपन करने वाली वस्तुओं से उत्पन्न होती है, तरंगे कान तक पहुंचती है और जो कर्णपटल होते हैं वो कंपन करता है और मस्तिष्क ध्वनि को पहचानता है, ठीक है ना। चलिए आप 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। द नाइट बर्ड्स हैव द लार्ज कोरेना एंड लार्ज प्यूपिल, हाउ डज दिस स्ट्रक्चर हेल्प देम, ठीक है। अब इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए कि जो आपकी वो होते हैं, किसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो पक्षियाँ होते हैं उनके नेत्र की जो कॉर्निया होती है और पुतली का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। संरचना से किस तरीके से हमको इसको बताना है कि कैसे होता है, ठीक है ना। लार्ज कोरोना एंड प्यूपिल अलाउ द मोर लाइट टू एंटर द आइज, हेल्पिंग नाइट बर्ड्स टू सी क्लियरली इन द डिम लाइट एंड हंट एट द नाइट, ठीक है। अब इसका मीनिंग देख लीजिए, बड़ी कॉर्निया और पुतली अधिकांश प्रकाश अपनी आंखों में प्रवेश करने देती हैं, जिससे रात वाले जो पक्षी होते हैं वो कम रोशनी में देख पाते हैं, ठीक है। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी है 26 में, विच लेंस इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन आइज एंड वेयर इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है ना, इमेज जो होती है वो कहाँ बनती है, इसको बताना है। ह्यूमन आइज हैज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, इट फॉर्म्स द रियल इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना विच द ब्रेन इंटरप्ट्स एज एन अपराइट इमेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मानव आंख में उत्तल लेंस होता है, यह रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जिसे मस्तिष्क सीधा समझता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कल मैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेके आने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून ऑन द चैनल। चलिए बाय।